नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक के 7वें चैप्टर राष्ट्रवाद के एमसीक्यू को करेंगे। यह चैप्टर न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक देशभक्त बनने के लिए और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनने के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको राष्ट्रवाद चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता के निर्माण में किन तत्वों के आधार पर होता है। तो राष्ट्रीयता अर्थात देशभक्ति की भावना जो होती है, एक देश का निर्माण जो होता है वो किस आधार पर होता है? भौगोलिक एकता के आधार पर, प्रजातीय शुद्धता के आधार पर, या आर्थिक हितों की समानता के आधार पर। तो साथियों, भौगोलिक एकता आवश्यक है। जैसे भारत में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक भौगोलिक समानता है, तो भौगोलिक एकता जरूरी है। प्रजातीय शुद्धता है कि एक ही रेस वाले लोग हैं। भारत में ये बात नहीं है, भारत में बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन अधिकांश देशों में इस बात पर देश बनता है कि वहाँ पर प्रजातीय शुद्धता हो। फिर आर्थिक हितों की समानता होती है। भारत अगर विकसित देश बनेगा तो सभी को लाभ होगा। तो ये सारे जो आधार हैं वो राष्ट्रीयता के आधार हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? अर्थात भारत में देशभक्ति का एक जोरदार फीलिंग जो है वो कब आया? 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, या 21वीं शताब्दी में? तो साथियों, भारत में राष्ट्रवाद का व्यापक जो है बड़े पैमाने पर फीलिंग वो 19वीं सदी में आया। आप लोग जानते हैं कि 1857 में प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। अंग्रेज़ों के सताए जाने के कारण पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक हो गया। रेलवे का विकास हुआ, यहाँ पर एक प्रशासनिक प्रणाली में पूरे देश को बांधा गया। इसके पहले क्या था कि भारत में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, सबके राजा अलग अलग होते थे, सबका अपना अलग अलग निष्ठा होती थी, सबकी अपनी अपनी सेनाएं होती थी। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारत की खोज कहते हैं, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार पटेल, या जवाहरलाल नेहरू? तो साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारत की खोज कहते हैं, के लेखक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज है, आप लोग जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी एक बहुत बड़े लेखक हैं और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, यह भी आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक संस्कृति एक राज्य की मांग सबसे पहले कहाँ उठी? मतलब एक तरह के कल्चर है तो उसे एक देश होना चाहिए। यह किस महादेश में सबसे पहले मांग उठी? साथियों, एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, या अफ्रीका में? तो एक संस्कृति एक राज्य, एक वन कल्चर वन नेशन की मांग जो है वो सबसे पहले यूरोप में उठी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यूरोप के जो देश हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, वहाँ एक एक कल्चर का अलग अलग देश है। इस तरह कहा जाए तो भारत में सैकड़ों देश बन सकते हैं, लेकिन हम लोग विभिन्नताओं के बीच, हमारे देश में विविधता के बीच में एकता है। यूरोप वाली बात हमारे देश में नहीं है। दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं कि भारत एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र के अंदर बहुत सारे राष्ट्र, और कैसे लोग मिलजुल करके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक संस्कृति एक राज्य की मांग के विचार से क्या परिणाम निकले? वन कल्चर वन नेशन से क्या परिणाम निकला? राज्य की सीमाओं में बदलाव आए, लोगों का विस्थापन हुआ, सांप्रदायिक हिंसे हुए, या इनमें से सभी हुए? तो साथियों, एक संस्कृति एक राज्य के मांग के कारण राज्यों की सीमाओं में बदलाव आया। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बना तो इसलिए बना क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हमारा कल्चर हमारा धर्म अलग है। फिर यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी बांग्लादेश बना। दोनों ही मुस्लिम कंट्री थे, लेकिन पाकिस्तान वाले मुस्लिम जो थे वो पंजाबी बोलने वाले थे, जबकि बांग्लादेश वाले जो है बांग्ला बोलने वाले थे। तो ना केवल भारत का दो टुकड़ा हुआ, फिर पाकिस्तान का भी दो टुकड़ा हुआ। इस तरह पूरे दुनिया में कई देश जो है कल्चर के आधार पर बटे, लोगों का विस्थापन हुआ। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भारत आए, भारत के लोग पाकिस्तान गए। उसी तरह बांग्लादेश में जब आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में जब युद्ध हुआ 1971 में, तो बहुत सारे बांग्लादेशी भाग करके भारत आए, तो लोगों का विस्थापन हुआ, सांप्रदायिक हिंसे हुए, धर्म के आधार पर हिंसा हुई। तो ये सारी बातें जो है वो सच है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सबसे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन राष्ट्र में कितनी राष्ट्रीयताएं सम्मिलित हैं? 2, 3, 4 या 7? सो साथियों, ब्रिटेन राष्ट्र जो है आज यूके जिसे कहते हैं वो 4 राष्ट्रों को मिलकर के बना है।
आप लोग जानते हैं उसमें सबसे बड़ा भाग इंग्लैंड है, फिर स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है और वेल्स है। तो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये चारों को मिला करके ही यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। तो इंग्लैंड 4 राष्ट्रीयताओं का एक देश है, लेकिन भारत तो सैकड़ों राष्ट्रीयताओं का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 7 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्य की परिभाषा, यहाँ राज्य का मतलब राष्ट्र है, राष्ट्र की परिभाषा दी गई है कि राज्य अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक व्यक्ति का ऐसा समुदाय है जो किसी विशेष प्रदेश के निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रहता है, जिसकी एक संगठित सरकार होती है और सभी नियंत्रण से मुक्त होती है। यह परिभाषा किसकी है? साथ ही इसी परिभाषा में राष्ट्र के सभी तत्व दिए गए हैं। इसी पर अगला क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा 1-2 क्वेश्चन के बाद, तो आप इसे अच्छा से पढ़ लीजिए कि राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्ति का ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में पाई जाती है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है और सभी नियंत्रण से मुक्त होती है। यह कथन किसका है? लास्की का है, गार्नर का है, वुडरो विल्सन का है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इस सटीक परिभाषा को देने वाले जो राजनीतिक विद्वान हैं वो गार्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? 1991, 1945, 1999 या 2001? तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी गुटों का अगुआ था और शीत युद्ध का कारण था सोवियत संघ और अमेरिका। तो इसका विघटन जो है 1991 में हुआ। यह 15 टुकड़ों में बट गया। उसके बाद भी रूस आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो आप लोग जानते ही हैं कि 1991 में इसका विघटन हुआ और इसके विघटन होने के बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि जो 15 देश इससे अलग हुए उनकी राष्ट्रीयताएं जो है, उनका कल्चर जो है, उनका रिलीजन जो है, वो सब थोड़ा अलग अलग था, इसलिए वो अलग हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 किस शताब्दी में एशिया एवं अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन हुआ? साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अपना कब्जा जमा लेता है, राजनीतिक कब्जा। तो एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद के उदय के कारण इन विदेशी शक्तियों को मारकर भगाया गया। तो बताना है कि वह शताब्दी कौन सी थी? 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी? तो साथियों, 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका जो है साम्राज्यवाद से मुकाबला कर पाने में, जीत पाने में संभव हुआ। विशेष करके 1945 के बाद धीरे धीरे ये एशिया और अफ्रीका के देश साम्राज्यवादी कब्जे से, चंगुल से मुक्त होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्नर के अनुसार राज्य के प्रमुख कितने तत्व हैं? मैंने पिछले परिभाषा में बता दिया था कि आप ध्यान से देखिएगा। तो आपने अगर उस देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, 3, 6, 4 या 9। तो साथियों, आपने देखा था कि निश्चित भूभाग की बात की गई थी, निश्चित जनसंख्या की बात की गई थी, सरकार की बात की गई थी और नियंत्रण से मुक्ति अर्थात संप्रभुता की बात की गई थी। तो इस प्रकार गार्नर के अनुसार जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं वो हैं 4 और सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें है वह है संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 11 उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है? जब राष्ट्रवाद आगे बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो वह उग्र राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। और हमारे दुनिया में जो 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसका कारण भी उग्र राष्ट्रवाद रहा। तो यहाँ आपको बताना है कि उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है? सैनिकवाद का, विश्व शांति का, अहिंसा का या आतंकवाद का? तो साथ ही उग्र राष्ट्रवाद जो है वो सैनिकवाद को बढ़ावा देता है। वो अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाना चाहता है ताकि विश्व पर वो अपना दबदबा रख सके। क्वेश्चन नंबर 12 अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग में, इंटरनेशनलिज्म के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक है? वैज्ञानिक प्रगति, उग्र राष्ट्रवाद, विश्व बंधुत्व की भावना या अंतर्राष्ट्रीय कानून? तो साथियों, जो वर्ल्ड फ्रेंडशिप है, अंतर्राष्ट्रीयता है, उसके मार्ग में जो सबसे बड़ा बाधक है वह है उग्र राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 13 राष्ट्र को कल्पित समुदाय किसने कहा था? कल्पित मतलब एक इमेजिनरी ग्रुप किसने कहा था? चार्ल्स हेज ने, कार्ल डायस ने, कोहेन ने या एंडरसन ने? तो राष्ट्र को कल्पित समुदाय कहने वाले राजनीतिक विद्वान थे एंडरसन। ये कल्पित है लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज़ है राष्ट्रवाद, बशर्ते कि उग्र राष्ट्रवाद नहीं होनी चाहिए। इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? आंध्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, विस्तारवादी राष्ट्रवाद या उदारवादी राष्ट्रवाद? तो साथियों, राष्ट्रवाद का सबसे अच्छा नमूना जो है वो उदार राष्ट्रवाद है। हम अपने देश को महान मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे देश की सुरक्षा, दूसरे देश का जो सम्मान है वो भी हमें करना चाहिए और भारत इस पर हमेशा आगे रहा है।
तो राष्ट्रवाद का सर्वश्रेष्ठ रूप जो है वो उदारवादी राष्ट्रवाद है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने राष्ट्रवाद चैप्टर के 14 MCQ किया। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो अपने 11 के साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।